Hi guys, I would not say that it is good evening or good morning or whatever time it is. Being good, reason being MP CJ एस्पिरेंट्स के लिए, MP सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए ये एक डेफिनेटली बुरी खबर है, एक बुरी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हमारा देश का सर्वोत्तम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी तरफ से एक जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस चैलेंज टू 70% LLB मार्क्स रिक्वायरमेंट फॉर MP सिविल जज एग्जाम। आप सभी लोगों को बता दूं कि लास्ट ईयर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MP CJ के लिए ले डाउन किया गया था। उसके बाद मलिक मजहर का जजमेंट आता है, फिर आपके पास वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, फिर अलाउ किया जाता है प्रोविजनली स्टूडेंट्स को कि चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हो चाहे ना हो, अगर वो फंडामेंटल एलिजिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं तो वो अपीयर कर सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद प्रीलिम्स होता है, फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में डिले होता है। मेंस के साथ भी सेम इशू आता है। मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट उन्हीं डेट्स पे हुए, लेकिन देन अगेन सेम इश्यूज आए कि जजमेंट जो आया आपका ऑनरेबल MP हाई कोर्ट के द्वारा, वो जजमेंट भी आया आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी रिटन देयर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस लगाया गया था, एक मामला दायर किया गया था, वर्षा पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। पहले भी वर्षा पटेल का जो मामला था MP हाई कोर्ट के सामने पहुंचा था, और वहां पे जो MP हाई कोर्ट है वहां पे एक रिलैक्सेशन दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए 50% का एक नॉर्म सेट किया जाए एग्रीगेट इन 5 years और 3 years ऑफ LLB, एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिस नंबर शुड बी 70%। लेकिन अब ये क्राइटेरिया जो है ये OBC कैंडिडेट्स के ऊपर भी लागू नहीं होता है। एक बार हम पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली बोला क्या गया है। So Supreme Court has dismissed the challenge to 70% LLB marks requirement for MP civil judge. क्या बोला गया? The Supreme Court today on 26 July refused to entertain a petition challenging the eligibility requirement of 70% marks in LLB to appear for entry-level posts in the Madhya Pradesh Judicial Services. The court opined that such an eligibility rule ensures that better people join the judiciary. Senior advocate Santosh Paul, appearing for petitioners, flagged the concern of subjective marking across law colleges, making it difficult for new candidates belonging to government colleges to make it through the eligibility requirement. The petitioner challenged the rule based on the disparity in marking standards across the institutions in the state. While some private colleges would mark liberally, state colleges had a strict marking system. ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है उसके बाद। The difficulty is that there are certain institutions where the marking is liberal, certain institutions where the marking is not liberal within the state itself. Now, how does 70% justify? Seemingly declined with the line of argument, the CJI opined that other state judicial rules have similar requirements such as Maharashtra. He expressed that maintaining such rules ensures that the quality of judicial officers is not compromised. Now, my dear students, एक बार आप लोग भी रिसर्च करिएगा कि क्या एक्चुअली महाराष्ट्र में भी यही सेम रूल एप्लीकेबल होता है या नहीं। एज इट इज 70% विदाउट ATKT थ्रू आउट 3 years 5 years। देखिएगा आगे देखते हैं। Ultimately, the purpose of this rule is that better people join the judiciary. Other states also have similar requirements. The quality really has to be improved. That's correct. Quality को improve किया जाना जरूरी है। There is a requirement, but quality is to be improved। और इसका नॉर्म ये डिसाइड करना कि अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जब तक 70% नहीं लाते तब तक वो एक अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट नहीं है, और किसी भी सर्टेन कैटेगरी को बिलोंग करने वाले अगर स्टूडेंट्स हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 70% अगर कोई स्टूडेंट लाता है, चाहे फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी का हो चाहे फिर वो OBC कैटेगरी का हो, तभी उसको एक अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ये हम सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं। Ultimately, the purpose of this rule that better people should join the judiciary. Other states also have similar requirements. Similar requirements है, same requirement किसी स्टेट में नहीं है। ठीक है, the bench led by Justice CJI DY Chandrachud Sahab and Justices JB Pardiwala and Manoj Misra Sahab dismissed the petition after noting that the challenge to 70% marks eligibility rules was previously rejected by the top court.
इट मे बी नोटेड, मतलब पहले रिजेक्ट किया जा चुका था तो इसलिए अब दोबारा रिजेक्ट कर रहे हैं. इट मे बी नोटेड दैट द चैलेंज टू द सेड एलिजिबिलिटी रूल वाज ऑलरेडी सेटल्ड बाय द कोर्ट्स रीसेंट डिसीजन गरिमा खरे वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी. Herein the court declined to interfere with the Madhya Pradesh High Court's order upholding the rule that stipulated eligibility of at least 3 years of practice or 70% marks in law graduation for entry level judicial services candidates in the state. The bench Justices of Rishikesh Roy and Prashant Kumar Mishra opined that there was no reason to interfere with the High Court's view and thus dismissed the special leave petition filed against the impugned order. In the year 2023, an amendment in Rule 7 of Madhya Pradesh Judicial Services जो चेंज हुए थे वो यहाँ पे बताए गए हैं. ब्रिलियंट एकेडमिक करियर का स्टूडेंट चाहिए जो कि जुडिशियल सर्विसेज में काफी काम का सिद्ध हो, काम का साबित हो. बहुत अच्छी बात है. दैट्स व्हाट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर. इस जजमेंट के बारे में ये चीज जानकारियां जो है ये क्लियर हो जाती हैं. अब जरा समझते हैं कि आगे स्टूडेंट्स का, एमपी के स्टूडेंट्स का क्या भविष्य रहे. जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब एमपी सीजे की क्राइटेरियन के हिसाब से इनएलिजिबल होते हैं, पहले तो मैं बता देता हूं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इनएलिजिबल हो चुके हैं. ये बुरी खबर इसलिए है क्योंकि ये दिस इज कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. बात चाहे कितने भी शुगर कोटिंग के साथ बोली जाए, चाहे कितना भी प्यार से पुचकार के बोली जाए, चाहे शहद में लपेट के करी जाए, अल्टीमेटली मारा तो जूता ही जा रहा है. जरा इस चीज को समझिएगा. एमपी सीजे में इनएलिजिबल कैंडिडेट्स में अब कौन कौन से कैंडिडेट्स आ चुके हैं. ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उनके 70% से कम नंबर है. माइंड इट, किसी के मन में अगर डायलॉग आए या किसी के मन में ये आइडिया है कि सर क्या 69.8% पे मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो नहीं, आप नहीं है. खाली 70% और उसके ऊपर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं. ठीक है. दूसरी जो बात है, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके पास 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, अगर उसकी 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी इन एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा. ठीक, ये दो बातें जो हैं ये रखी गई हैं. अब ये अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहां पे आपके 70% से कम है एंड यू आर इन द कैटेगरी ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, तो आपको मिनिमम 70% मार्क्स रखने होंगे अगर आपको एमपीसीजे की एलिजिबिलिटी चाहिए. और अगर ये नहीं, इफ नॉट दिस, देयर शुड बी एटलीस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स. ठीक है, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. नाउ when you look at this judgment, this was perhaps the last hope of the aspirants. अब अगर देखा जाए कि इस पे रिव्यू पिटिशन लगाया जाए या ये देखा जाए कि एक बार वापस से सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर ले, चेक कर ले कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है. यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक बार को बच्चा यहाँ पे क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेशंस रखता है. बच्चा ये सोचता है कि भैया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 70% जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि कन्वेंशनल कॉलेजेस जो होते हैं, ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, वो इतने नंबर नहीं देती. दूसरा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि अगर मान लीजिए इतना नंबर रखा जा रहा है तो जो ये 70% एक तरफ है और 50% दूसरी तरफ है, ये गैप अपने आप में 20% का है. 20 नंबर नहीं है, 20% है, जो कि शो करता है कि एक तरफ 50% पे एलिजिबिलिटी अप्लाइड है. देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि 50% पे यहां पे एलिजिबिलिटी दी जा सकती है, 70% से कम पे यहां पे एलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी. ये है, और जरूरत भी है क्योंकि हमें जजेस की, अच्छे जजेस की जरूरत है. बढ़िया है, बढ़िया है. तो एक रिक्वायरमेंट तो ये थी कि भाई कन्वेंशनली इतने मिलते नहीं है, इसको थोड़ा कर्व डाउन किया जाए. दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी आती है कि भैया ये जो गैप है, इन दोनों के बीच का गैप बहुत बड़ा है, इसको कंसिडर किया जाना चाहिए था. साथ ही साथ में एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि अगर मान लीजिए कि इतनी सब कुछ चीजें हो ही रही हैं तो एटलीस्ट इनको विदाउट एटीकेटी कर दिया जाए, विदाउट इवन अ सिंगल बैक, विदाउट इवन अ सिंगल केस ऑफ यू बीइंग नॉट एबल टू पास द एग्जामिनेशन. तो ये विदाउट एटीकेटी भी नहीं है. अब जरा इसको समझते हैं कि ये जो एक क्राइटेरियन है, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के अलावा कोई भी तीसरा नॉर्मल व्यक्ति, एक प्रूडेंट मैन, इस कंडीशन को फेयर नहीं मानता.
आप किसी भी राह चलते व्यक्ति से पूछ लें, रैंडमली किसी भी व्यक्ति से पूछ लें कि क्या ये जो पूरा सिनेरियो है, क्या ये प्रूडेंट मैन के हिसाब से, एक रीजनेबल इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री के हिसाब से, क्या ये सही सिनेरियो लग रहा है? तो इसकी एक रीजनिंग ये बनती है कि ये सब कुछ सिनेरियो इसलिए सही है क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई करिए, डू योर स्टडीज, आप पढ़ाई करिए, 70% नंबर लाइए, फिर जुडिशरी के एग्जाम में बैठिए। भाई प्रेस्टिजियस एग्जाम है, हर साल कंडक्ट नहीं होता, एक बार में पूरा सही कंडक्ट नहीं होता, 4-4 बार मेरिट लिस्ट आ जा रही है, कभी आंसर की में बदलाव आ रहे हैं, कभी उसमें भी चेंजेस होकर के भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उसमें भी बच्चा हर पेपर के बाद पिटिशन लगाए, रिक्वेस्ट करे कि भैया एग्जामिनिंग अथॉरिटी से यहाँ पे एरर हो गया है, फिर एग्जामिनिंग अथॉरिटी उसको माने, चेंज करे, ना माने, चेंज ना करे। बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। तो इस वजह से 70% लाइए पढ़ाई करके, और उसके बाद 70% लाइए और उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी दे देते हैं। ये मान लीजिएगा गाइस, ये एलिजिबिलिटी है 70% विदाउट ATKT, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ बैक्स, सेम बैक, ईयर बैक, सब्जेक्ट बैक, टॉपिक बैक। मतलब सिंपली अगर आप देखो तो इस कंडीशन में आप इनएलिजिबल हो जाते हैं अगर इसमें से कुछ भी होता है तो। ठीक है, अच्छी बात है। इंडियन जुडिशरी को अच्छे जजेस की जरूरत है, वेल बिहेव्ड जजेस की जरूरत है, एक्सेप्शनली हार्ड वर्किंग एंड एक्सेप्शनली डेडिकेटेड जजेस की जरूरत है। वो इंडिया को नहीं, दुनिया की किसी भी दूसरी कंट्री को सेम ही रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट है कि भाई जजेस अच्छे होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट्स होने चाहिए। डेफिनेटली स्कॉलरली ना हो तो कम से कम अच्छे जजेस हो, ठीक। लेकिन अच्छे जजेस होने का जो एक ये पैरामीटर सेट किया गया है, ठीक है, यहां नीट जैसे पेपर लीक की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पेपर लीकेज काइंड ऑफ अ सिनेरियो लाइक इन नीट। यहां हम बात कर रहे हैं ये 70% वाले क्राइटेरिया की, जो कि एक बार को आदमी अगर झेल भी जाए तो विदाउट ATKT उसको सारी चीजें संभालनी पड़ेंगी। अब मुझे या किसी भी देश के नागरिक को यह मालूम है कि ATKT आने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ बच्चे का पढ़ाई में मन लगना नहीं होता है। देयर कैन बी n नंबर ऑफ रीजंस फॉर एन ATKT। बच्चे के घर में कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई मृत्यु हो सकती है, बच्चे की खुद की किसी प्रकार की कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। देयर कैन बी n नंबर ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर कैन बी अ सिनेरियो ऑफ ATKT। अगर उसके बावजूद भी बच्चा 75% पे बैठा हुआ है, 72% पे बैठा हुआ है, 77% पे बैठा हुआ है, लेकिन एक कहीं पे बैक आई है, कहीं पे स्टार लगा हुआ है, तो बच्चे का पूरा जो एक आइडिया है जज बनने का वो कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, अगर इतनी जरूरत है, चलिए मान लेते हैं कि इतनी जरूरत है जुडिशरी को, तो खाली MP हाई कोर्ट को ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? इट्स अ हम्बल क्वेश्चन, इट्स जनरल हम्बल क्वेश्चन। और कहने वाली बात यह भी है कि जो एक जजमेंट आया था चीफ जस्टिस साहब के, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब के बेंच से एक जजमेंट आया था कि भैया हम आपको ऑप्शन दे तो रहे हैं, इट्स नॉट एज इफ इट इज ओनली 70%, इट इज ऑल्सो 3 years ऑफ प्रैक्टिस। ये भी चल जाता, ये भी दिक्कत नहीं थी अगर ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होता। अब प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होता है ये भी मेरे समझाने से तो समझ में आएगा नहीं। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आगे के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर आगे वाली किसी चीज का प्रभाव पहले हो चुके किसी इंसिडेंट पे पड़ रहा है तो आप लागू कैसे करेंगे उसको? मान लीजिए IPC जो है वो 30 जून 2024 को खत्म हो गया, BNS लागू हो गया है 1 जुलाई 2024 से। तो अगर कोई भी ऑफेंस
यहां पे कमिट होता है तो उस पे आईपीसी लगेगा, यहां पे कमिट होता है तो उस पे बीएनएस लगेगा, बराबर। इसी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आगे से ये लागू होगा। ठीक, अब जरा समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक ऑफेंस है, ठीक, जो यहां पे हो चुका है, उस पे बीएनएस लागू करने का तो कोई सेंस नहीं बैठता, रेट्रोस्पेक्टिवली कोई सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन जो ये जजमेंट है, इस जजमेंट का जो इफेक्ट है वो जरा मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 2020 में ग्रेजुएट हुआ, वो 70% पे बैठा हुआ है, बट विदाउट एटीकेटी नहीं है, विद एटीकेटी है, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी का हो चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो। अब ये बच्चा जब एग्जाम देने का प्रयास करता है 2021 में, कुछ कारणों से चलो नहीं निकाल पाया, 2022 में कोशिश की, नहीं निकाल पाया, 2023 में आप क्राइटेरिया ले गए, लेकिन फिर भी वो अपीयर हुआ जैसे तैसे, चलो नहीं निकाल पाया, 2 से 3 अटेम्प्ट वो दे चुका है। ठीक, मान लीजिए ये भी हम नहीं मानते कि 5 साल का इसका लॉ था तो इसने 3rd ईयर से शुरू किया होगा, 2019 से 20 से शुरू किया होगा, 18 से शुरू किया, नहीं, बीसी में शुरू किया इसने। अब मुझे बस इतना समझ नहीं आ रहा है कि यहां पे बच्चे ने 1 साल पूरा दे दिया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अब कभी प्री लिखा, कभी मेंस लिखा, हो सकता है इंटरव्यू तक गया। कोई बच्चा 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 6 साल से प्रिपेयर कर रहा है, अब एक झटके में वो हो गया एलिजिबल से इनएलिजिबल। या तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पहले से डिफाइंड होते कि बच्चों को पता होता कि भैया आप 4 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं दे सकते, जैसे पीएससी में चलता है। अगर बच्चे को क्लैरिटी हो कि उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने ही करने हैं, तो उसको मालूम होगा 3 अटेम्प्ट के बाद, 4 अटेम्प्ट के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन माशाअल्लाह अगर मलिक मजहर का जजमेंट नहीं आता तो हमारी तो एवरी ईयर वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो ये वाला जो क्राइटेरियन है अटेम्प्ट वाला, ये भी कैसे लागू हो। अब जितने भी कैंडिडेट्स एमपीसीजे में इनएलिजिबल हुए, बहुत भारी मात्रा में हुए हैं, उसका मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 15 दिसंबर 2023, 17 दिसंबर 2023, 18 दिसंबर 2023। 15 दिसंबर को एक ऑर्डर आता है जो ये कहता है कि भाई सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो भी हों, चाहे एलिजिबल हों चाहे इनएलिजिबल हों, उनको एक पावर दे दी जाए कि उनको अपीयर करना है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं एमपीसीजे एग्जामिनेशन का, और बाद में देखा जाएगा कि क्या डिसीजन आता है। 17 दिसंबर को काफी सारे बच्चे लिखने गए हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम। 18 तारीख को वो जैसे तैसे अपना फॉर्म फिल करते हैं, हो सकता है बीच में कर दें, 17 को ही कर दें, 18 को कर दें। 3 दिन मिले बच्चों को, 15, 16, 17, 18, 4 दिन मिले स्टूडेंट्स को अपने फॉर्म फिल कर लेने के लिए, जो कि एलिजिबल थे और इनएलिजिबल थे दोनों को। अब 15 या 11, 12 तारीख के आसपास तक मोटा मोटा अगर हम मान के चले तो टोटल जो एप्लीकेशंस आए थे वो थे लगभग 15,000 के आसपास। ठीक, 18 दिसंबर तक ये हो जाते हैं ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास। नंबर ये 15 से 20,000 के बीच में है, लेकिन 15 से 20,000 के बीच में है, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये लगभग 35,000 के आसपास है। मतलब कुछ नहीं तो 1.5 गुना नहीं तो कम से कम, अगर 15 से 18 था तो ये दुगना, लगभग 2 टाइम्स कैंडिडेट का नंबर बढ़ जाता है। अब आप इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब यह है कि इन एलिजिबिलिटी से एलिजिबिलिटी के बीच में यहीं पे कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2x तक बच्चे बढ़ गए। मतलब इनएलिजिबल बहुत सारे बच्चे, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इनएलिजिबल। अब यहां ये पूरा बोलने के पीछे का कारण क्या है? ये सब बोलने का कारण इसलिए है, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इतने समय में होता है, इतनी सारी आंसर की आती हैं, इतने सारे आंसर की में एरर होते हैं, इतना बढ़िया एग्जामिनेशन हो रहा है। रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि अगर एग्जाम में बच्चा अच्छा चाहिए तो एग्जाम भी अच्छा हो जाए ना, क्या बुरा है। एग्जाम फूल प्रूफ नहीं है,
स्टूडेंट फूल प्रूफ होना चाहिए, ये तो थोड़ा गलत बात हो गई ना, अनफेयर है, पूरी तरीके से अनफेयर है। कल मैंने एक वीडियो लिया था आरजेएस के एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के साथ तो जितनी अनफेयरनेस हो सकती है वो हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। जहां बात आएगी एग्जामिनेशन प्रॉपर होने की तो वो फुल प्रूफ नहीं है। ये कहां का रिवाज हुआ, ये जरा समझ में नहीं आई ना, बात थोड़ी सी अटपटी है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। कि अगर कोई चाहता है कि स्टूडेंट अच्छा है तो भाई एग्जामिनेशन भी फुल प्रूफ तो रखो, कम से कम 1-2% का ग्लिच रखिए, 4% का ग्लिच रखिए। अगर ऐसा नहीं है तब तो ये स्टूडेंट के साथ अनफेयर हो गया। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल देता है कि भाई एडवोकेट की तरह आपको रजिस्टर होना जरूरी है, सिंपल। दूसरा निकाल देता है कि भैया हम छत्तीसगढ़ की जीके पूछ लेंगे, सिलेबस चेंज है, एलिजिबिलिटी है भी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, दैट्स फाइन। केरला सिमिलर, 3 साल का है प्रैक्टिस का हिसाब किताब इनका, वहां पे आ रहा है 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 70% का लॉजिक तो वहां भी नहीं आया। महाराष्ट्र को आप लोग देखेंगे सिमिलर गाइडलाइंस हैं, पर ऐसी स्ट्रिक्टनेस तो वहां पे भी नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जगह पे है, अलग अलग जगहों पे राज्य बेस्ड एग्जाम है, कभी पीएससी कभी हाईकोर्ट करवा रहे हैं, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी होना इट्स अ डिसेंट पॉइंट, इट्स अ रीजनेबल पॉइंट, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट। बट व्हाट इज रॉन्ग विद द इंटायर सिनेरियो इज दैट वन सिंगल प्लेस जहां से स्टूडेंट्स को होप है, that particular place is not even considering the fact कि भैया एक तो ये वाला 70, 50 एक ये क्राइटेरिया डिफरेंस, दूसरा विदाउट 80 KT, तीसरा हाउ डज दिस जस्टिफाई or how does any of it justify the fact that the student is brilliant? इससे ब्रिलियंसी का कोई लेना देना नहीं है, 70% किसी ब्रिलियंसी का लेना देना नहीं है। ट्रेडिशनल कॉलेजेस में नंबर नहीं मिलते, फेयर एनफ, ट्रेडिशनल कॉलेजेस में टॉपर भी 65-68% पे गया, उन बच्चों को छोड़ ही दो, उन बच्चों की बात ही नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट सच कॉलेजेस, ऐसे लॉ कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं जहां पे बच्चों के 85% आए हैं, जहां पे बच्चों के 82% आए हैं, जहां पे बच्चों के 88% आए हैं लॉ में, ये लॉ है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, BA LLB स्टैंडर्ड, ठीक है, जहां पे बच्चों के 80% आए हैं, 78% आए हैं। क्या गारंटी है कि ये सारे बच्चे, ये सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चों के इससे कम आए हैं उनसे बहुत अच्छे हैं, ग्रैंड अच्छे हैं, शानदार तरीके से अच्छे हैं? क्या गारंटी है? देयर इज नो गारंटी टू इट। एंड व्हेन देयर इज नो गारंटी टू इट, हाउ कम पढ़ाई करो, 70% लाओ और तब जज के एग्जाम में बैठो, इज अ रीजनेबल गाइडलाइन? इससे अच्छा बेटर होता कि 70% ही हटा दिया जाता, खाली सबको बोलते कि यार तुम सिर्फ 3 साल की प्रैक्टिस करो और आ जाओ। इवन बच्चा ये तक डाइजेस्ट कर लेता, जो 4 साल से मेंस लिखा हुआ है, 5 साल से मेंस लिख रहा है, इंटरव्यू कई बार फेस किया हुआ है, वो ये भी दर्द एक बार को झेल लेगा। लेकिन 70% के बेसिस पे किसी व्यक्ति को कहना कि तुम एलिजिबल हो, इनएलिजिबल हो, ऐसे देश में जहां पे एग्जाम 50% पे भी कॉम्पिटिटिव चल जाता है, 60% पे भी कॉम्पिटिटिव चल जाता है, 55% पे भी कॉम्पिटिटिव चल जाता है। और क्यों हम इनसे अलग क्यों हैं? क्योंकि हम जुडिशरी हैं, हम न्यायपालिका हैं, हम एक स्वतंत्र स्तंभ हैं, इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, पर एक फेयर जस्टिस तो हर एक व्यक्ति डिजर्व करता है। How do we justify the wastage of 4 to 5 to 6 years of preparation
on the basis of whether or not somebody has 70%. How do we justify this? कोई 2020 से बैठा है, कोई 2019 से बैठा है, कोई 2018 से बैठा है, कोई 2015 वाले भी लगे होंगे अभी तक अगर इनएलिजिबल नहीं हुए हैं तो। आप एज भी 35 रख के बैठे हैं, एज भी 35 चल रही है। इतने सारे कंडीशंस में दिस इज लेजिटिमेटली अ बैड न्यूज। ये एक बैड न्यूज है। जितने लोगों का सवाल है कि आगे क्या करना है, सबसे पहला, जब तक एमपीसीजे का अगला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक, जब तक एमपीसीजे का अगला नोटिफिकेशन नहीं आता, बाकी सभी स्टेट्स के नोटिफिकेशंस देखो और उससे अप्लाई करने से बचो मत। गलती से भी ये मत सोचना कि हम एमपी वाले, हम एमपी में जज बनना चाहते हैं तो हरियाणा का पेपर छोड़ देंगे, राजस्थान का छोड़ देंगे, यूपी का छोड़ देंगे, बिहार का छोड़ देंगे, दिल्ली का छोड़ देंगे। मत छोड़ो, क्योंकि उन स्टेट्स में भी अब यही कंडीशन आने की बहुत हद तक चांसेस हैं। जब तक उन स्टेट्स में ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं आ जाता या ऐसा सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आ जाता, तब तक बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप वहां पे जाके अपीयर करके वहां के एग्जामिनेशंस निकाल सकते हो। एक डिबेट चल रही थी कि क्या यूपी पीसीएसजे में 2 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ सकता है आज के बाद? व्हाई नॉट? संभव है, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल संभव। विद दैट बीइंग सेड, इस सेशन को मैं यहीं पर रैप अप करता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको इस जजमेंट के बारे में आपका क्या विचार है। क्या लगता है आपको ये जजमेंट फेयर है, अनफेयर है या टोटली एब्सर्ड है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि ये एग्जामिनेशन आगे कैसे किस कोर्स में जाने वाला है। क्योंकि फुल प्रूफ एग्जाम ना तो हरियाणा वालों ने दिया, ना तो राजस्थान वालों ने दिया, ना ही दिल्ली वालों ने दिया, ना ही उत्तर प्रदेश वालों ने दिया, ना ही मध्य प्रदेश वालों ने दिया। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं तो भीड़ जो है वो छट जाएगी। भाई ये भी तो देखिए कि भीड़ जो है वो भीड़ ही है कि उसमें से भी कई मोती आपको मिल सकते हैं। चैट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस जजमेंट के बारे में क्या विचार है। मेरा टेलीग्राम हैंडल जो है उस पे भी इससे रिलेटेड मैं पोल डालूंगा और वे अहेड से रिलेटेड भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। @the शुभम सर, दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल। डू स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि हम लोग लड़ाई तो नहीं छोड़ सकते, बट यस ये बात है कि फेयर लड़ाई करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। @the शुभम सर, लेट्स रैप अप दिस सेशन। टाटा, बाय बाय, जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।